नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रारंभ करते हैं जालोर दुर्ग में के जो शासक थे कानड़देव चौहान और उनके पुत्र थे जो वीरमदेव और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा। उन दोनों की जो प्रेम कहानी है, उनकी जो लव स्टोरी है, उसके विषय में और अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के मध्य जो संघर्ष हुआ था, उनके कारणों को जानेंगे। इस क्लास में प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, कानड़देव चौहान के वक्त दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के मध्य संघर्ष के कारण क्या थे? संघर्ष का कारण यह था दोस्तों कि जब अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाना होता था, अलाउद्दीन खिलजी को जब गुजरात जाना होता था तो उन्हें कहां से होकर जाना पड़ता था? जालोर होकर जाना पड़ता था। जब वो जालोर होकर जाते थे गुजरात, तो उस वक्त कानड़देव ने क्या लगा दिया कि आप अगर गुजरात आपको जाना है और जालोर से होकर जाना है तो आपको क्या देना होगा? कर देना होगा। तो उन्होंने क्या लगा दिया था? सेना के ऊपर कर लगा दिया था और इस कर की वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए थे? नाराज हुए थे कानड़देव चौहान से। दूसरा कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था उल्गू खां। क्या नाम था? उल्गू खां। ये उल्गू खां जो है वो गुजरात से क्या लेते हैं? वो गुजरात से सोमनाथ की एक मूर्ति होती है। इस सोमनाथ की मूर्ति को वहां से क्या करता है? छीनता है, चुराता है और जब इसे गुजरात के रास्ते लेकर दिल्ली जा रहा होता है, उस वक्त कानड़देव चौहान इस मूर्ति को क्या कर लेता है? सोमनाथ की मूर्ति को क्या कर लेता है? छीन लेता है। इस मूर्ति को क्या कर लेता है? छीन लेता है और छीन कर इसके जो भाग होते हैं मूर्ति के, वो 5 भाग होते हैं और उस 5 भाग मूर्तियों को 5 भाग करके जालोर के अंदर 5 क्षेत्रों के अंदर उसको स्थापित कर देता है। तो दूसरी वजह ये थी कि सोमनाथ की मूर्ति छीन लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी उस पर नाराज हो जाते हैं और 1305 ईस्वी में, क्या 1305 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। 1305 में क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं किस पर? जालोर दुर्ग के ऊपर। ठीक है। जालोर दुर्ग पर जब आक्रमण करते हैं उस समय उस अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति जो थे वो कौन थे? ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? कानड़देव चौहान पर आक्रमण करते हैं और जालोर दुर्ग के शासक कानड़देव को अपने अधीन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कानड़देव को अपने अधीन कर लेते हैं। अधीन होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली दरबार में भेज देते हैं। कानड़देव का एक पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव। कहीं वीरमदेव भी मिलता है। इस वीरमदेव को कहां भेज देते हैं? दिल्ली दरबार में भेज देते हैं। जब वीरमदेव दिल्ली दरबार में जाते हैं तो कहा जाता है कि जो वीरमदेव थे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, बहुत ज्यादा हैंडसम थे और अपने वक्त के सलमान खान, रणवीर कपूर थे। तो दोस्तों उस वक्त होता क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। इनकी एक पुत्री थी अलाउद्दीन की और इस पुत्री का नाम था फिरोजा। ये फिरोजा क्या कर ले? वीरमदेव से क्या करने लग जाती है? प्यार करने लग जाती है, प्रेम करने लग जाती है, लव करने लग जाती है। जब सुबह के दौरान वीरमदेव बादशाह के दरबार में बगीचे में जब अपना व्यायाम कर रहे होते थे तो फिरोजा महल के छत पे खड़ी होकर वीरमदेव को देखती थी और देखते वक्त क्या हो जाती है?
ये इससे प्यार करने लग जाती है, इसको पसंद करने लग जाती है विरमदेव को। और ये लव एट वन साइड था, लव एट वन साइड था। फिरोजा अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता से कहती है कि मुझे विवाह करना है। क्या करना है? विवाह करना है। तो अलाउद्दीन पूछते कि किससे करना है? तो फिरोजा कहती है कि विरमदेव से मुझे क्या करना है? विवाह करना है। तो अलाउद्दीन कहते हैं फिरोजा से कि वो हमारा एक अधीनस्थ सेनापति है, कहाँ हम और कहाँ विरमदेव जो है, हमारी और उसकी हैसियत में बहुत ज्यादा अंतर है। तू किसके साथ शादी कर रही है? तू जिससे भी बोले कि मैं तेरी शादी कराऊंगा, लेकिन तू विरमदेव को कैसे चुन कर? लेकिन फिरोजा अपनी जिद कर लेती है कि मुझे शादी अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ विरमदेव से करनी है। उसकी जिद के आगे हार जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी और विरमदेव को अपने दरबार में बुलाते हैं और उससे फिरोजा से शादी करने के लिए कहते हैं। लेकिन विरमदेव मना कर देते हैं फिरोजा से शादी करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें या तो माला चुननी होगी या फिरोजा चुननी होगी या आपको तलवार चुननी होगी, जिससे मैं आपकी गर्दन अलग कर दूंगा आपके धड़ से। जब ये बातें विरमदेव को कही जाती है तो विरमदेव क्या आ जाते हैं? एक संकट की स्थिति में आ जाते हैं और वो अलाउद्दीन खिलजी उन्हें कहते हैं कि आज रात्रि का समय जो है वो आप के विचार करने का है। आप विचार कीजिए, सोचिए कि आपको तलवार चाहिए या माला चाहिए, दोनों में से एक आपको चुनना है और उसका जवाब आपको सुबह देना है। तो दोस्तों क्या होता है, विरमदेव रात्रि में सोच विचार करके अपने बोरिया बिस्तर मानते हैं और वहां से निकल जाते हैं और जालोर दुर्ग में पहुंच जाते हैं। जालोर दुर्ग में पहुंच जाते हैं तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि फिरोजा जब सुबह होती है तो विरमदेव के कमरे में जाती है और जाकर देखती है कि वहां पर विरमदेव नहीं होते हैं। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है और तो फिरोजा कहती है कि मुझे कहाँ जाना है? जालोर दुर्ग जाना है। और फिरोजा क्या आती है दोस्तों? जालोर दुर्ग के अंदर आती है और कानड़देव से कहती है कि आप मेरे साथ न्याय कीजिए कि मैं विरमदेव से शादी करना चाहती हूँ। तो सभी बातें जो फिरोजा के द्वारा बताई जाती है तो ये कानड़देव विरमदेव को बुलाते हैं और सभी बातें उसे बताते हैं। तो विरमदेव कहते हैं कि मैं इससे प्यार वो नहीं करता, ये लव एट वन साइड है। मैं एक क्षेत्रीय परिवार में पैदा हुआ हूँ और मैं एक क्षेत्रीय वश में ही शादी करूंगा, मैं एक मुस्लिम कन्या से शादी नहीं करूंगा। तो ये बात जब बताते हैं फिरोजा के सामने तो कानड़देव कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जब आप दोनों की बातें हैं और ये खुद आपके सामने शादी करने के लिए मना कर रहा है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, दबाव तो मैं दे नहीं सकता। तो ये बातें सुनकर फिरोजा वापस कहाँ जाती है? अपने महल में आ जाती है। लेकिन इस फिरोजा की एक धाई माँ थी, जैसी पन्ना ध्याई थी, उसे ही बातें हैं जो भी है वो करती है, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। तो ये वापस क्या लौट जाती है? बादशाह के दरबार दिल्ली लौट जाती है। और इसी बात से नाराज होकर क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी? वापस क्या करते हैं? जालोर दुर्ग की जो कुंजी है सिवाना दुर्ग, ये जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग की कुंजी क्या कहलाती है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर जो है वो क्या है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। अब देखो दोस्तों, इस सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद ही कोई शासक क्या कर पाता था? इस जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर पाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी 1308 ईस्वी में, कब? 1308 ईस्वी के अंदर आक्रमण करते हैं। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में। कमालुद्दीन गुरक, इस कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण के वक्त यहाँ के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? शीतल देव होते हैं। कौन होते हैं? शीतल देव यहाँ के शासक होते हैं और एक इनके सेनापति होते हैं जिनका नाम था भावला। ये सेनापति थे इनके भावला। ये भावला क्या करता है दोस्तों? शीतल देव के साथ विश्वासघात करता है
और विश्वासघात की वजह से ही ये अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है, इस सिवाना दुर्ग को जीत लेता है। वो कहानी अलग है कि सिवाना दुर्ग के अंदर जो मामादेव कुंड था उसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, गोरख मिला दिया जाता है, वो कहानी अलग से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यही कहानी है कि 1308 में कमालुद्दीन गोरख के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, आक्रमण होता है और इस दुर्ग को जीत लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के शासक जो शीतल देव और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मैणादेवी। ये मैणादेवी ये क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। ये क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। तो ये जो शीतल देव थे वो क्या कर लेते हैं, केसरिया कर लेते हैं। और जौहर और केसरिया मिलकर दोस्तों क्या कहलाता है, साका कहलाता है। तो 1308 ईस्वी के अंदर जो साका हुआ था वो सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, वो शातल देव और इनकी पत्नी जो थी मैणादेवी के नेतृत्व में हुआ था। अब दोस्तों आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे जो होता है 1309 इसमें मलकाना का युद्ध होता है। 1309 ईस्वी में क्या होता है, जालोर दुर्ग की तरफ 1309 ईस्वी में मलकाना का युद्ध होता है। ठीक है, इस मलकाना के युद्ध जो होता है वो शमस खां के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में, शमस खां के नेतृत्व में ये क्या होता है, मलकाना का युद्ध होता है। और ये मलकाना का युद्ध शमस खां क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। कानड़ देव इसमें विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन कहानी है कानड़ देव चौहान के ऊपर जो अलाउद्दीन जो अंतिम प्रहार करते हैं वो करते हैं 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गोरख के नेतृत्व में। तो 1311 ईस्वी का जो ये युद्ध है, 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गोरख के नेतृत्व में कमालुद्दीन गोरख के नेतृत्व में 1311 ईस्वी में क्या होता है, फिर से आक्रमण होता है। और इस आक्रमण के समय जो कानड़देव चौहान हैं इनके एक सेनापति थे, इस सेनापति का जो नाम था वो था बिक्का दैया। ये बिक्का दैया क्या करते हैं, ये बिक्का दैया क्या करते हैं, इसके साथ विश्वासघात करते हैं। क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। और विश्वासघात करके जो जालोर दुर्ग है वो एक अवैध दुर्ग की श्रेणी में आता है, दोस्तों आपको पता है। और ये जो अवैध दुर्ग है इसके संपूर्ण जो गुप्त मार्ग थे वो अलाउद्दीन खिलजी को और कमालुद्दीन गोरख को बिक्का दैया वो बता देते हैं। बताने के बाद ये क्या कर देते हैं, जालोर दुर्ग पे आक्रमण कर देते हैं। जब ये बात बिक्का दैया खुश होकर अपनी पत्नी को बताने हुए जाते हैं, तो बिक्का दैया की पत्नी थी जिसका नाम था क्षेत्रिया। इनकी पत्नी का नाम क्या था, क्षेत्रिया था। तो बिक्का दैया जब अपनी पत्नी को क्षेत्रिया को बताने जाते हैं कि मैंने संपूर्ण जो गुप्त मार्ग है जालोर दुर्ग के वो अलाउद्दीन खिलजी को बता दी है, और अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेगा, जालोर दुर्ग को जीत लेगा और वहां का शासक मुझे नियुक्त कर देगा। जब ये बात क्षेत्रिया सुनती है तो ये क्षेत्राणी क्या कर देती है, इस बिक्का दैया की क्या कर देती है, अपनी म्यान से तलवार निकालती है और उसकी गर्दन है वो धड़ से अलग कर देती है। और अलग करके ये जालोर दुर्ग की तरफ दौड़ती है कानड़ देव को बताने के लिए। लेकिन उससे पहले आक्रमण हो चुका होता है और इस दुर्ग को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करते हैं उस समय की कहानी यह है कि बीरमदेव को जिंदा या मुर्दा दिल्ली दरबार में लेकर आना है। तो जब युद्ध हो रहा होता है उस वक्त कानड़ देव के जो पुत्र थे वीरमदेव, ये वीरमदेव क्या करते हैं दोस्तों, आशापुरा इस दुर्ग में एक आशापुरा माता का मंदिर था। आशापुरा माता के मंदिर के सामने वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसकी गर्दन है वो धड़ से अलग करके दादा सनावर, इस वीरमदेव की दादा सनावर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, वो ये दादा सनावर इस वीरमदेव की जो गर्दन है वो लेकर कहां पहुंचते हैं, दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं। और दिल्ली दरबार में पहुंचने के बाद इसकी गर्दन फिरोजा को सौंप दी जाती है वीरमदेव की।
और बीरमदेव की इस गर्दन का फिरोजा क्या करती है, हिंदू रीति रिवाज से क्या करती है, दाह संस्कार करती है यमुना नदी के किनारे। और फिरोजा खुद यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो दोस्तों यहाँ एक और फैक्ट है याद रखने वाला, और ये जो कानड़देव चौहान के समय जो आक्रमण हुआ था उसमें कानड़देव क्या कर लेते हैं, केसरिया कर लेते हैं, और इनकी पत्नी थी जैतल देव, वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। तो कानड़देव की पत्नी जो थी, कानड़देव क्या कर लेते हैं, केसरिया कर लेते हैं, और इनकी पत्नी थी जैतल देव, ये क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। अब जब केसरिया और जौहर एक साथ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। तो 1311 ईस्वी में क्या होता है, जालोर दुर्ग के अंदर साका होता है। तो दोस्तों पहला साका रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था 11 जुलाई 1301 के अंदर, जो राजस्थान इतिहास का प्रथम साका था। दूसरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था, पद्मावती और राजा रतन सिंह ने किया था। तीसरा साका जो हुआ था वो सिवाना दुर्ग में 1308 ईस्वी में हुआ था, शीतल देव और उनकी पत्नी मैणादेव ने किया था। चौथा जो साका 1311 ईस्वी में हुआ था, कानड़देव चौहान और उनकी पत्नी जैतल देव ने जालोर दुर्ग के अंदर किया था। अब दोस्तों ये जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, जलालाबाद कर देते हैं। इस जालोर दुर्ग का जो नाम है वो परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, जलालाबाद कर दिया जाता है परिवर्तित नाम करके। और सिवाना दुर्ग जो है इसका नाम परिवर्तित करके खैराबाद कर दिया जाता है। खैराबाद परिवर्तित नाम सिवाना दुर्ग का क्या कर दिया जाता है, खैराबाद। और जो जालोर दुर्ग है इसका नाम क्या कर दिया जाता है, जलालाबाद कर दिया जाता है। तो ये कहानी थी जालोर दुर्ग की। आपको अगर समझ में आया है तो आप इसे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।